तो प्यारे मित्रों, सभी को प्रेम प्रणाम और नमस्कार। धीरे धीरे ये लिखना ज़्यादा होता जा रहा है। मैंने सोचा था एक एक पेज लिखूंगा, दो धीरे धीरे बात बढ़ती जा रही है, बातों में से बात, तो अब थोड़ी चर्चा लंबी होती जाएगी। अभ्यास होता गया ना लिख लिख के। तो आज एक शिष्य की अंतर यात्रा का 7वां भाग है, पहले भाग का 7वां अध्याय है। और इसके पहले की मैं बताऊं कि भूल गया मैं फोटो बताना। उस ज़माने में तो कैमरा तो किसी के पास था, तो उस वक्त की तस्वीरें तो नहीं है, जो भी मिली हैं तो मैंने बाद में माँ मधु के साथ एक फ़ोटो निकाली थी। ये है माँ मधु। तो ये तो तस्वीर बहुत बाद की है, फिर भी मधु माँ की फ़ोटो है। अब अलग से ढूंढना था, लेकिन खैर। तो बात शुरू होती है अध्याय 7वां। पहला नव संन्यास आश्रम विश्वनीड नाम दिया था। ओशो का पहला नव संन्यास विश्वनीड आश्रम गांव आजोल, गुजरात में। इस जगह पर 1968 में फरवरी 2 से 5 ओशो ध्यान साधना शिविर अंतर यात्रा पुस्तक प्रवचन माला हुई। उस जगह पे माँ आनंद मधु ने 1968 में 1968 में 2 फरवरी से 5 फरवरी तक, ये फरवरी महीना चल रहा है, कहाँ 68 की बात चल रही है देखिए। और ये 68 से अब 2025, कितने बरस बीत गए। तो पहला शिविर उसी जगह पे आजोल आश्रम में ओशो का हुआ था, जो माँ मधु ने कराया था। तब कोई संन्यास वगैरह नहीं था। और वो पुस्तक आपको पढ़ने में बड़ा आनंद आएगा। अंतर यात्रा उस पुस्तक का नाम है, कहीं मिल जाए तो जरूर पढ़ना। वो सारी ध्यान साधना के ऊपर ही है। अच्छा जी, तो ये तो 1968 में पहला साधना शिविर हुआ आजोल में। फिर दूसरी जो प्रवचन माला हुई 1970 में 27 से 30 अगस्त साधना शिविर, जो घर बारे आपना प्रवचन माला का आयोजन माँ आनंद मधु ने किया था। ये देखिए जी, 68 में फिर 2 साल बाद, 2.5 साल बाद करीब 27 से 30 अगस्त में 1970 में, मतलब अभी भी संन्यास शुरू नहीं हुआ था। ये माँ मधु ने करवाया था। और ये पुस्तक भी पढ़ने लायक है। जो घर बारे आपना, एक कबीर का दोहा है ना, जो घर बारे आपना चले हमारे साथ। तो उस पर उन्होंने तो प्रवचन माला का आयोजन माँ आनंद मधु ने किया था। सुबह नींद खुली और मैं बाहर जाकर आश्रम के चारों तरफ आधे घंटे घूमकर आया। चारों तरफ दूर दूर तक खेत ही खेत थे। आश्रम के बाहर बड़े बड़े विशाल नीम के पेड़ और बगीचे थे, जिनमें कई तरह के फूल भी खिले हैं। पंछियों की मधुर मीठी बोली, हरियाली ही हरियाली। और पास ही एक कुआं था, जिसके पानी से खेतों में सिंचाई होती, और हम सभी सन्यासी उसी कुएं के पानी में नहाने का आनंद लेते थे। पानी की बहुत मोटी और तेज धारा झरने के जैसी थी, जिससे सिर और पूरे शरीर की मसाज अपने आप हो जाती थी। बोरिंग के बड़े पाइप से खूब पानी बहता रहता। मैंने फ्रेश होने के बाद सक्रिय ध्यान कुएं के पास ही अकेले किया, क्योंकि आदत थी ना बम्बई की, हम रोज सक्रिय ध्यान करते थे। और पहली बार आश्रम में आए हैं तो मुझे नहीं पता ज़्यादा, खैर अकेले किया। और लौटकर आश्रम में आया, कुछ लोग जागे हुए थे। किसी ने घंटी बजाई तो पता चला चाय के लिए सबको किचन में जाना है। माँ योग प्रेम ने बताया कि दिन के भोजन का समय 12 बजे और शाम 7 बजे, दोपहर चाय 3:30 से 4 बजे,
वगैरह वगैरह। और आज शाम भोजन के बाद हम सभी सन्यासियों की मीटिंग मंगलायतन हाल के बाहर होगी। अभी तक हम किसी से परिचित नहीं थे, सिर्फ आके अपने अपने जहाँ जगह मिली थी कमरे में वहीं रुके थे। बाहर होगी। दिन भर हम आश्रम के आसपास घूमे फिरे और शाम को घंटी बजी तो हम सभी मंगलायतन हाल के बाहर जा बैठे। आश्रम एक पुरानी सी हवेली नुमा जगह थी। पुरानी हवेलियां होती ना, उस ढंग का आश्रम था, जिसमें 10-12 कमरे, एक हाल, बीच में पुराना नीलकंठेश्वर का मंदिर है। बहुत खुली जगह थी यह, और आश्रम के बाहर भी शानदार जगह थी। आसपास कोई बस्ती या मकान नहीं था, बस एक सुनसान सड़क आश्रम के सामने थी, जिस पर कभी कभी कोई ट्रैक्टर गुजरता और विशाल वृक्षों का हवा में झूमना और पंछियों की बोली के सिवाय अंतहीन गहरा सन्नाटा दिन में भी बिना प्रयास के सुनाई देता था। मतलब खेतों के आसपास चारों तरफ खेत हैं और बड़े बड़े पेड़ हैं, तो सन्नाटा तो दिन में भी आपको कान लगा के सुनने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही वो गुंजन आपको सुनाई देती थी, बिना प्रयास के सुनाई देता। वहाँ की चांदनी रातों का और बरसात में नहाने का वर्णन करना तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, तो माँ आनंद मधु के आसपास हम गोल घेरा बनाकर बैठ गए। माँ आनंद मधु ने कहा, आप सभी मित्र अपना अपना परिचय देंगे। ये पहली बार मधु की आवाज, बातचीत हमने सुनी और हम सारों तरफ बैठ गए भोजन करने के बाद। तो हम सभी ने अपने अपने बारे में बताया, कैसे हम आचार्य जी से मिले, क्या नाम है, किस गांव या शहर से आए हैं, वगैरह वगैरह। फिर माँ मधु ने कहा, आश्रम के बहुत से काम हैं, आप कौन सा काम करना चाहेंगे? किसी ने कहा, मैं झाड़ू लगाऊंगा पूरे आश्रम की। किसी ने बर्तन साफ करने की जिम्मेदारी ली। मुझे याद है ये बर्तन साफ करने वाला कौन था, बाद में पहचान हो गई ना, जान पहचान हो गई, दोस्ती हो गई। ये नीमच के स्वामी आनंद वेदांत जिनका नाम था, वो भी महीना भर रहे हैं वहाँ। फिर चले गए, उनकी कुछ साइकिल की दुकान वगैरह थी नीमच में। बाद में उन्होंने संन्यास छोड़ दिया। अब देखो, कुछ ऐसी घटनाएं हैं, शायद इसमें मैंने न लिखी हूँ, लेकिन अभी ये याद आई। तो उन्होंने कहा था जी मैं बर्तन साफ मांजूंगा, सारे किचन के जो प्लेट होती है, बर्तन होते हैं सारे, खाने पीने के, बनाने के, सबके। तो उन्होंने ये जिम्मेदारी ली थी। ऐसे सभी काम थोड़े थोड़े सबके हिस्से में आ गए। जब माँ आनंद मधु ने सर्किल से, उस घेरे से जरा बाहर हटकर बैठे एक स्वामी योगोत्तम भारती जी से पूछा, वो हमारे खास मित्र रहे हैं, योगोत्तम जी की चर्चा आगे भी होगी। स्वामी जी अपना परिचय दीजिए। हम तो सब बिल्कुल पास पास में माँ आनंद मधु के बैठे थे, घेरा बना के, एक सर्कल बना के, और वो सर्कल से हट के बाहर बैठे थे अकेले। बड़ा अजीब अजीब किस्म के व्यक्ति थे। तो स्वामी जी आप अपना परिचय दीजिए और आप यहाँ कौन सा काम करना पसंद करेंगे? उन्होंने माँ मधु ने स्वामी योगोत्तम भारती जी से पूछा। तो स्वामी योगोत्तम जी ने कहा, मैं यहाँ कोई काम करने नहीं आया हूँ। वो बड़ी कड़क आवाज में, वो प्रेम से नहीं, मैं यहाँ कोई काम करने नहीं आया हूँ, मुझे आचार्य जी ने ध्यान करने के लिए यहाँ भेजा है, मुझे अलग से बाहर वाला कमरा दे दीजिए। ये उन्होंने पहले ही डिमांड रख दी, पहली मुलाकात में ही। मैंने पहली बार उनकी आवाज़ सुनी, उनकी तरफ देखा, कोई ये कौन है। मधु ने कहा, बहुत अच्छी बात है, तो कल सुबह से आप दोनों समय सभी सन्यासियों को ध्यान कराया कीजिए। मुझे और माँ योग वीणा को शॉपिंग करने की जिम्मेदारी मिली। 8-10 मील की दूरी पर मानसा गांव से सभी जरूरत का सामान उठाकर यात्रियों से भरी बस से बहुत गर्मी में मुश्किल से कभी बैठने की सीट मिलती, फिर भी आना जाना पड़ता। और
करीब 1-2 किलोमीटर सुनसान सड़क पर पैदल हम हर तीसरे दिन हम चमचमाती कड़क धूप में हमें जाना पड़ता। शाम थोड़ी सी ठंडक हो जाती तो 15-20 किलो वजन हम दोनों मिलकर उठा कर लाते थे। ये बात बड़ी संक्षिप्त में कही गई है। देखिए, खाली बड़े बड़े थैले उठाकर, उस जमाने में कोई ऐसा तो नहीं था कि, और साइकिल थी ऐसे जो हाथ में उठाते हैं थैले बड़े बड़े, वही भाई मैंने बाम लगाया है इसलिए थोड़ा कभी कभी नाक में, तो समझ लीजिए कि, तो यानी कि आटा, दाल, चावल, मसाले, मिर्च, सब्जियां, जो भी वो लिस्ट बना के दी जाती है, वो पैसे देती माँ आनंद मधु। तो मैं और वीणा वहाँ से पैदल 1-2 किलोमीटर चलते, आश्रम से बस अड्डे तक जाते, फिर वहाँ से बस का इंतज़ार करते, बस आती, फिर वो मानसा गांव में जाना, वहाँ से बस स्टैंड से उतर के फिर गांव में घुसना। समझ लो कि ये बड़ा रोमांचित करने वाला, साथ में एक नई नई लड़की, बड़ी सुंदर सी, बड़ी प्यारी सी, तो हमारी दोस्ती हो गई। तो क्या होता था कि 1-2 किलोमीटर सुनसान सड़क पर पैदल हम हर तीसरे दिन चमचमाती कड़क धूप में हमें जाना होता। शाम थोड़ी सी ठंडक हो जाती तो 15-20 किलो वजन हम दोनों मिलकर उठा कर लाते थे। यानी पूरा दिन शॉपिंग और आने जाने में ही निकल जाता। 1-1.5 घंटे बस स्टॉप पर खड़े रहने के बाद, कभी कभी बड़ी देर लगती थी, 1-1.5 घंटे बस स्टैंड पर खड़े रहने के बाद खचाखच भरी हुई बस में सामान के साथ घुसना आसान नहीं था, वह भी भगवा वस्त्रों में, एक सुंदर युवती के साथ। मैं भी यंग था भाई, 22 साल की उम्र, और वो भी कुछ 18 साल की रही होगी, 16 साल की, और सुंदर थी, और हम भगवा वस्त्रों में, ओशो की माला गले में लटकाए और सामान, और सब गांव के लोग तो सब हमको बड़े गौर से देखते थे। तो ये था कि आसान नहीं था, वह भी भगवा वस्त्रों में एक सुंदर युवती के साथ। सब गांव के लोग हमें घूर घूर कर देखते, ये कैसा जोगी है, गले में माला, और लड़की को कहीं से भगा के तो नहीं लाया है। उनके आंखें देखने की, और पूछते नहीं थे, लेकिन देखते थे कि ये क्या है, कैसे लोग हैं ये दोनों। ऐसा उनके चेहरे से उनके भाव और विचार स्पष्ट नजर आते। कभी कोई गुजराती में हिम्मत करके पूछ भी लेता था कि ये क्या है, तुम कैसे साधु हो, ये लड़की कौन है। अब हम क्या जवाब देते, वो गांव के लोग हैं, न तो उन्होंने आचार्य रजनीश का नाम सुना है, ना कुछ सुना है, लेकिन उनको लगता था जैसे मैं किसी लड़की को भगा के लाया हूँ। और ये अभी जो लंबे बाल दिख रहे हैं ना, ये तब नहीं थे। बम्बई में तो भाई वो राजेंद्र कुमार, दिलीप कुमार वाली फैशन थी, उस ढंग के बाल थे, न कोई दाढ़ी थी ना कुछ थी, बस लुंगी कुर्ता और भगवा वस्त्र और गले में माला। तो जैसे लड़के होते हैं आम, वो भी ऐसी थी। तो लोगों को बड़ा शक संदेह होता था, देखते थे, लेकिन बोलने की हिम्मत कम लोगों में होती थी, लेकिन उनको लगता था कुछ गड़बड़ है, शक की नज़र से देखते थे। हम भी अभी उनसे आँख क्या मिलाते। तो ये हुआ 7वां भाग। अब यह है कि इसके बाद 8वां भाग देखता हूँ कि कितना बड़ा है, नहीं तो हाँ 8वां भी पूरा कर लेते हैं, दोनों भाग एक साथ, ताकि ये आपको, नहीं ये तो कुछ बात ही अलग है। 8वां तो बात ही अलग है, माँ अमृत मुक्ति और माँ दिव्य गंधा। शायद मैंने उस वक्त सोचा नहीं था कि किताब बनेगी, इसलिए जो भी मन में आता था। तो ठीक है, ये आज चर्चा, लेकिन उस आजोल आश्रम में मैंने 7 महीने गुजारे हैं, मतलब अप्रैल से लेकर अगस्त अंत तक। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने, हाँ। और इसके बीच में मैं यात्रा भी हुई थी। बाद में शायद इसी में चर्चा होगी, तो पहले से क्यों डबल बात करनी। तो सभी मित्रों को प्रेम प्रणाम और हरिओम तत्सत। 8वां भाग अभी थोड़ी देर में ही कर देता हूँ। अभी 3-4 दिन से नेटवर्क बंद है, तो जैसे तैसे लाइब्रेरी में जाके मैं अपनी पोस्ट करूँगा कल। हरिओम तत्सत। जय हो।